अभी तक सेंटर ऑफ मास के बारे में जो भी हमने सीखा है उसे ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास एक पोजीशन है, उस पॉइंट का पोजीशन है जहां पर किसी सिस्टम या ऑब्जेक्ट का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसके बाद अब हम लोग किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो मास होगा, जो सिस्टम होगा, उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना सीखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग सीखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि उसमें जो सिस्टम है उसमें कई सारे पार्टिकल्स होंगे, यानी पार्टिकल्स का जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, कई पार्टिकल्स का सिस्टम है, उसका सेंटर ऑफ मास हम लोग कैलकुलेट करना अभी सीखेंगे। तो ऐसा मान लेते हैं कि स्पेस में 3 पार्टिकल्स का सिस्टम है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एक्स वाई एक्सिस बना रखा है। तो इसमें मान लेते हैं कि 3 ऑब्जेक्ट हैं, 3 पार्टिकल हैं छोटे छोटे, है ना। ये 2 पार्टिकल बनाया हमने, ये एक तीसरा बनाया। ठीक, तो जो पहला पार्टिकल है इसका मास मान लेते हैं कि m1 है। ठीक है, इसका मास m1 है और ओरिजिन से इसका जो पोजीशन है ये पोजीशन मान लेते हैं कि r1 हो गया, पोजीशन वेक्टर r1 हो गया। दूसरा जो पार्टिकल है इसका मास मान लेते हैं कि m2 है और ओरिजिन से इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है r2। तीसरा पार्टिकल है जिसका मास है m3 और ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं r3। ठीक है, तो ये 3 पार्टिकल का जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं। सेंटर ऑफ मास इसका कहीं बीच में आएगा, है ना। ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं इसका सेंटर ऑफ मास आता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन है उसको ओरिजिन से हम लोग कुछ इस तरह से लोकेट करेंगे और ये अगर सेंटर ऑफ मास है तो इसका पोजीशन वेक्टर को हम लोग कहेंगे RCM। तो RCM की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये फॉर्मूला कुछ यूज किया जाता है, कहा जाता है m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3। इसको कहा जाता है मास मोमेंट। मास और उसके पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मास मोमेंट कहा जाता है। तो तीनों पार्टिकल्स का मास मोमेंट निकालेंगे डिवाइडेड बाई फिर तीनों पार्टिकल के जो मास है उसको ऐड करके डिवाइड कर देंगे कुछ इस तरह से। तो इस तरह से इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, अलग अलग करें, तो m1 जो पोजीशन वेक्टर r1 है, r1 पोजीशन वेक्टर जो है वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, दूसरे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 और तीसरे पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है x3 y3 z3। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास जो आया है यहाँ पर, इस सेंटर ऑफ मास का भी कुछ कोऑर्डिनेट आएगा, उसको हम लोग कहेंगे xCM yCM और zCM। तो हम लोग जैसे r1 पोजीशन वेक्टर है इस मास m1 का, तो इसके पोजीशन वेक्टर r1 को लिख सकते हैं कुछ इस तरह से
x1 i कैप प्लस y1 j कैप, इसको लिखेंगे y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, ये हो गया जो दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2। अब इसका अगर पोजीशन वेक्टर r2 को लिखेंगे ये कोऑर्डिनेट्स के टर्म में, तो इनको लिखेंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक, उसी तरह से जो तीसरा पार्टिकल है उसका मास है m3 और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके फॉर्म में इसका पोजीशन वेक्टर r3 लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे x3 i कैप y3 j कैप प्लस z3 k कैप। ठीक है, और नीचे क्या करेंगे, नीचे हम लोग सबका मास ऐड करके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये नीचे जो टर्म आएगा यह आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जो RCM आया इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 i कैप प्लस मतलब i कैप वाले जो कंपोनेंट्स हैं इसको और इसको तीनों को हमने इकट्ठा लिखा है। फिर j कैप वाले जो कंपोनेंट हैं उनको लिखेंगे, तो आएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 j कैप। और जो तीसरा टर्म है यानी जो z वाला कंपोनेंट होगा उसको लिखेंगे m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 k कैप। ठीक है, ये आया। अब जो RCM है इस RCM को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, इसके कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखें, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो हमने माना XCM YCM ZCM, तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है उसको लिखेंगे तो आएगा XCM i कैप YCM j कैप प्लस ZCM k कैप। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसा करें कि इसमें कंपोनेंट्स को कंपेयर करें तो देखेंगे कि ये जो XCM है वो इस पहले टर्म के इक्वल आएगा, है ना। तो कह सकते हैं बाई कंपेयरिंग द कंपोनेंट्स we will get XCM is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by m1 plus m2 plus m3। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आ गया। उसी तरह से इसका जो y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू यहाँ से इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो लिख सकते हैं YCM इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाई
m1 प्लस m2 प्लस m3। तो x कोऑर्डिनेट निकल गया, y कोऑर्डिनेट निकल गया। इसी तरह से इसका जो z कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का, वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो सेंटर ऑफ मास का जो z कोऑर्डिनेट है ये आएगा m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो फाइंड कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में या कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो इनको एक बार समराइज करते हैं। हमने जो अभी फॉर्मूले डराइव किए, तो ऐसे कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स is given by RCM is equal to m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 divided by m1 plus m2 plus m3। ठीक है, ये हो गया पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो इस तरह से निकालेंगे, XCM इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। इसी तरह से अगर सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। और फिर जब z कोऑर्डिनेट निकालना होगा सेंटर ऑफ मास का, तो इसको लिखेंगे m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास है, एक्चुअली में उस सेंटर ऑफ मास के जो है लोकेशन फाइंड करने के दो तरीके हैं। आप देखेंगे फिगर में, ये सेंटर ऑफ मास है जो ग्रीन कलर से दिखाया है। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हम लोग या तो RCM के फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं या इसके पोजीशन के कोऑर्डिनेट XCM, YCM और ZCM। तो दोनों ही फाइंड करने के लिए जो तरीका है वो यहाँ पर हमने समराइज कर दिया। ठीक है, इसमें देखेंगे कि अगर पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगर पार्टिकल्स का पोजीशन वेक्टर दिया गया हो तो। अगर पोजीशन वेक्टर नहीं दिया हो, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हो, है ना, हर पार्टिकल का कोऑर्डिनेट्स दिया गया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास का जो x, y, z कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये सारे फॉर्मूले यूज करते हुए एक एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि एक फिगर बनाया गया है। इस फिगर में XY प्लेन में टोटल 4 पार्टिकल्स दिखाए गए हैं, जिसमें से 3 पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका मास है 2 किलोग्राम। एक ये पार्टिकल है 2 किलोग्राम का, एक ये है 2 किलोग्राम का, और ये भी है 2 किलोग्राम का। एक 4th पार्टिकल है जिसका की मास है 4 किलोग्राम। ठीक, इनके बीच का सेपरेशन भी दिया हुआ है। ये यहाँ पर जो 2 kg का है पार्टिकल और ये नीचे 2 kg का पार्टिकल है, इनके बीच में सेपरेशन है 6 मीटर। और ये जो ऑरिजिन पर पार्टिकल है और x एक्सिस पर पार्टिकल है, इनके बीच का सेपरेशन है 8 मीटर। ठीक,
और ये 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम के बीच जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर यहाँ पर और 5 मीटर यहाँ पर। तो हमें क्या करना है कि ये 4 पार्टिकल्स का जो सिस्टम है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन लोकेट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ 4 particles, सिस्टम ऑफ 4 particles। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला अभी हमने सीखा है उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। और इसमें ज़्यादा आसान ये है कि इन पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स हैं, इनका कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिखें। तो एक पार्टिकल तो ऑरिजिन पर है, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0,0, और ये पार्टिकल एक्स एक्सिस पर जो है इसका कोऑर्डिनेट होगा 8,0, और ये 2 kg का पार्टिकल है, इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट 8 और वाई कोऑर्डिनेट 6। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट रखेंगे 4 और वाई कोऑर्डिनेट रखेंगे 3। ठीक है, यहाँ से एक लाइन ड्रा करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल मिड पॉइंट पर होगा। तो ये 8 का आधा हो जाएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट यानी 6 का आधा हो जाएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो कुल मिलाकर के 4 पार्टिकल्स थे, सबका हमने कोऑर्डिनेट्स जो है वो नोट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि सेंटर ऑफ मास का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि अगर एक्स cm निकालना हो तो जो फॉर्मूला अभी हमने सीखा है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है जो ऑरिजिन पर, उसका मास है 2 और उसका x कोऑर्डिनेट है 0। जिस पार्टिकल का मास लेना है उसका x कोऑर्डिनेट लेकर के मल्टीप्लाई करना है। तो ये पार्टिकल लेंगे तो इसका मास है 2 kg और x कोऑर्डिनेट है 8। फिर ये पार्टिकल है जो कि ऊपर है, उसका मास है 2 kg और x कोऑर्डिनेट है 8। फिर ये पार्टिकल है 4 kg वाला, इसका मास है 4 और x कोऑर्डिनेट भी है 4। तो डिवाइडेड बाई सबका मास ऐड कर देंगे, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर न्यूमरेटर में देखेंगे कि ये आएगा 16, ये भी 16 और ये भी 16। तो कुल मिलाकर के ऊपर हो गया 48 और नीचे हो गया 10, यानी x कोऑर्डिनेट है 4.8 मीटर। उसी तरह से हम लोग सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है, तो जिस पार्टिकल का मास लेंगे उसका y कोऑर्डिनेट लेकर के मल्टीप्लाई करना है। तो जो ऑरिजिन पर है उसका मास लेंगे 2 और y कोऑर्डिनेट 0। तो 2 इंटू 0 प्लस एक पार्टिकल है जो कि x एक्सिस पर ही है ना, तो उसका मास लेंगे हम लोग 2 kg और उसका भी y कोऑर्डिनेट है 0। ठीक, उसके बाद एक पार्टिकल है 4 kg का, है ना, इसको लिख सकते हैं, या जो 2 kg का पार्टिकल है ये मास लेंगे 2 kg और इसका y कोऑर्डिनेट है 6,
है ना, इसका y कोऑर्डिनेट 6, तो 2 इंटू 6 लिखेंगे यहाँ पर, 2 इंटू 6, और एक 4 kg का मास है जिसका y कोऑर्डिनेट है 3, लिखेंगे 4 kg का मास है, इसका y कोऑर्डिनेट 3 है। तो यहाँ पर हमने रखा डिवाइडेड बाई सबका मास ऐड कर देंगे, तो 3 पार्टिकल ऐसे थे जिनका मास 2 kg था और एक पार्टिकल ऐसा था जिसका मास 4 kg था। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से देखें तो ये आया ऊपर वाला टर्म 12 और ये भी आएगा 12, यानी ऊपर आया 24 और नीचे हो गया 10, तो ये हो गया 2.4 मीटर। तो हमने क्या किया कि जो सेंटर ऑफ मास है उस सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अब देखेंगे कि यहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास जो है वो कहीं इधर आएगा, 4 से बड़ा है। सेंटर ऑफ मास जो है उसका x कोऑर्डिनेट आया है 4.8 और y कोऑर्डिनेट आया है 2.4, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, अगर इस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिखना हो वेक्टर फॉर्म में, तो भी उसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू x cm i कैप प्लस y cm j कैप। तो x cm आया है 4.8, ठीक है, और y cm आया है 2.4, तो रखेंगे यहाँ पर 4.8 मीटर i कैप प्लस 2.4 मीटर j कैप। तो इस तरह से पोजीशन वेक्टर भी निकल गया और साथ में कोऑर्डिनेट्स भी निकल गए। अगर ऐसा हो कि अपने पास सिर्फ 2 पार्टिकल्स का सिस्टम हो, तो उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो उनसे कितने डिस्टेंस पर होगा, कहाँ पर लाई करेगा, ये सारी चीज़ें हमें पता करनी होती है। तो उसके लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि 2 पार्टिकल्स पहले लेते हैं। एक पार्टिकल जो है वो मान लेते हैं कि यह है जिसका मास है m1, और एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2। ठीक है, अब इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास जो है ऐसा मान लेते हैं कि ओरिजिन पर है, या यूं कहें कि जहां भी सेंटर ऑफ मास है वहां पर हमने ओरिजिन ले लिया है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास इस ओरिजिन के पास में है। ठीक, अब m1 से r1 डिस्टेंस पर मान लिया जाए, m1 से r1 डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास पड़ेगा और साथ में m2 मास से r2 डिस्टेंस पर यह सेंटर ऑफ मास पड़ेगा या ओरिजिन पड़ेगा। ठीक है, तो चूंकि ये दोनों ही पार्टिकल x एक्सिस पर लाई करते हैं, इसलिए इनका सेंटर ऑफ मास भी x एक्सिस पर ही होगा। तो सेंटर ऑफ मास का अगर x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 मास का जो पार्टिकल है इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखा जाए तो कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे x कोऑर्डिनेट माइनस r1 और y कोऑर्डिनेट 0। उसी तरह से m2 मास का जो पार्टिकल है इसका x कोऑर्डिनेट होगा r2 और y कोऑर्डिनेट होगा 0। तो चूंकि हम लोग सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो इसमें x कोऑर्डिनेट को रखेंगे m1, x कोऑर्डिनेट है x1 जो है वो है माइनस r1 प्लस m2 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट है r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसमें हमने पहले ही कहा कि जहाँ पर सेंटर ऑफ मास है वहीं पर हमने ओरिजिन लिया है ना। इसमें हमने क्या किया है, लेट्स पोजीशन द ओरिजिन
at center of mass of system of two particles। ये जो दो पार्टिकल का सिस्टम है उनका सेंटर ऑफ मास पर हमने ओरिजिन रखा हुआ है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, है ना। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और इसको 0 होते ही हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि m1 माइनस r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू 0, यानी m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिसे कि हमें याद करना होगा और इस चैप्टर के करीब करीब 25 से 30% क्वेश्चंस सिर्फ इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का जो यूज़ है हम लोग कई तरीके से करते हैं, है ना। जैसे कई सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, दो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हों तो ऐसा करते हैं उनको एक पार्टिकल मान सकते हैं और उनके बदले में एक छोटा सा पार्टिकल उसके सेंटर ऑफ मास पर रख लेते हैं, फिर कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं r1 बाई r2 इज इक्वल टू m2 बाई m1, है ना। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि r जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। तो इस रिलेशन का मतलब क्या हुआ? इस रिलेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे अपने पास एक छोटा सा पार्टिकल है और एक हेवी मास है, बहुत बड़ा मास है, ठीक है। तो जो बड़ा मास है, ये कह रहा है फॉर्मूला कि मास बड़ा होगा तो r छोटा हो जाएगा, यानी हेवी मास होगा तो उसके पास में सेंटर ऑफ मास होगा। यूं कहें कि इस फिगर में सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होना चाहिए, बड़े वाले मास के पास में और छोटे वाले मास से दूर, ये सेंटर ऑफ मास होगा। यहाँ पर इस फॉर्मूले से अगर चेक करेंगे कि मास बहुत बड़ा है तो r बहुत छोटा हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर मास बड़ा है तो ये r छोटा हो जाएगा, और जब मास छोटा होगा तो ये r बहुत बड़ा हो जाएगा। ये मास छोटा है तो ये r है जो कि यहाँ से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताता है, ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस रिलेशन से हम लोग कई सारे जो है कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं और सीख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट लिखते हैं, है ना। ये नोट जो है कई सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये नोट है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द सिमेट्रिक बॉडीज, lie on their geometrical center, है ना। जो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उस ज्योमेट्रिकल सेंटर पर सेंटर ऑफ मास लाई करता है। जैसे ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब हुआ कि अपने पास अगर कोई स्क्वायर प्लेट है तो स्क्वायर प्लेट का ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब इसका ये सेंटर। तो स्क्वायर प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उस स्क्वायर प्लेट के सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर पर होगा। उसी तरह से अगर अपने पास कोई डिस्क है तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर यानी उसके सेंटर पर। उसी तरह से अगर कोई हेक्सागन है ना, या ट्रायंगुलर प्लेट है तो ट्रायंगुलर प्लेट का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है जिसको हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं,
है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंट्रॉइड पर होगा। अगर कोई क्यूब है ना, जैसे अगर हम लोग देखें कि ये अगर क्यूब है तो इस क्यूब का सेंटर ऑफ मास उस क्यूब के सेंटर पर, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा। ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कई सारे क्वेश्चन को सोल्व करने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। अपने पास मान लेते हैं ये एक डिस्क दिया हुआ है, ठीक है, और इस डिस्क के साथ में एक थीन रॉड जोड़ा गया है। ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे टेबल टेनिस का जो रैकेट होता है, जिससे कि हम लोग टेबल टेनिस खेलते हैं। ठीक है। तो इसमें एक डिस्क है और इस डिस्क का रेडियस है r, ये रॉड का लेंथ है l। रॉड का मास मान लेते हैं स्मॉल m है और इस डिस्क का मास है कैपिटल M। ठीक है। हमें पता करना है फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ डिस्क प्लस रॉड। तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा कि जो डिस्क है उसको एक छोटे से पार्टिकल से रिप्लेस करना होगा। तो डिस्क को अगर एक छोटे से पार्टिकल से रिप्लेस करेंगे तो इसके सेंटर पर रखेंगे, जो कि इसका सेंटर ऑफ मास है। अच्छा, और इस रॉड को अगर एक छोटे से पार्टिकल से रिप्लेस करेंगे तो कहाँ रखेंगे? इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ कि R है। ठीक है। तो ये पड़ेगा रॉड के एक एंड से L/2 डिस्टेंस पर और इस डिस्क का सेंटर जो है यहाँ से R पर है। ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं कि इस डिस्क को हम लोग एक छोटे से पार्टिकल से रखेंगे, रिप्लेस करेंगे, जो कि पॉइंट D पर रखा जाएगा, यानी इसके सेंटर पर। ठीक है। इसका मास रखेंगे कैपिटल M, जो कि डिस्क का मास है। ठीक, उसी तरह से ये जो रॉड है, रॉड को एक छोटे से पार्टिकल से रिप्लेस करेंगे और उसको कहाँ रखेंगे? R पर, यानी इसके सेंटर पर, रॉड का जो सेंटर होगा। ठीक, उसका मास कितना रखेंगे? रॉड के मास के इक्वल, यानी स्मॉल m। अब दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास D पर, रॉड का सेंटर ऑफ मास R पर, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है ये हो जाएगा R प्लस L। ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस बड़े से सिस्टम को, इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को छोटे छोटे दो पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया। जब दो छोटे छोटे पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनको टू पार्टिकल सिस्टम वाला जो फॉर्मूला है उससे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखेंगे कि D और R के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R प्लस L/2। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये R प्लस L/2 होना चाहिए। ठीक है। अब मान लेते हैं कि इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास जो है वो डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस पर है। अगर यहाँ से x डिस्टेंस पर होगा तो जो रॉड का सेंटर है यानी R से ये हो जाएगा R प्लस L/2 माइनस x डिस्टेंस पर। तो ये डिस्टेंस हो गया R प्लस L/2 माइनस x और ये डिस्टेंस हो गया इधर x। तो हम लोग जो अभी फॉर्मूला डिराइव किए थे M1R1 इज इक्वल टू M2R2, उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से अप्लाई करेंगे। ये सेंटर ऑफ मास है C, तो इसका मास लेंगे M इंटू ये जो फॉर्मूला है M1R1 इज इक्वल टू M2R2, इसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मास लेंगे M, तो सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस x लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू M2 यानी कि स्मॉल m इंटू इसका डिस्टेंस लेंगे सेंटर ऑफ मास है, जो कि ये डिस्टेंस है, और ये है R प्लस L/2 माइनस x। ठीक है। तो अगर इसको सोल्व करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आएगा m प्लस m
इज इक्वल टू r प्लस L/2 इंटू स्मॉल m। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आया वो आया m r प्लस L/2 डिवाइडेड बाई m प्लस m। ठीक है, तो ये x क्या है? ये है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क। ये बता रहा है x डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क। ठीक है, तो सेंटर ऑफ डिस्क कहाँ पर था? ये था, आप देखेंगे यहाँ पर, और सेंटर ऑफ मास कहीं इधर आया है, तो ये डिस्टेंस हमने यहाँ पर निकाल लिया। अभी एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें दो प्लेट दिए गए हैं, एक सर्कुलर प्लेट है और एक स्क्वायर प्लेट है। दोनों एक ही मेटालिक प्लेट से काट करके बनाए गए हैं। क्वेश्चन है, अ डिस्क एंड a square plate are cut from a metallic plate we have to locate the center of mass of system from center of disk। ठीक है, इसमें साइज इनका दिया गया है क्वेश्चन में। साइज ये है कि जो स्क्वायर प्लेट है उसका साइड का लेंथ दिया गया है 2a। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो है a। डिस्क का जो रेडियस है ये हमें दिया गया है a। ठीक है, अब ये कहा जा सकता है कि चूंकि दोनों ही प्लेट एक ही मेटालिक प्लेट से काट करके बनाए गए हैं, तो सरफेस डेंसिटी इनकी इक्वल होगी। जो सरफेस डेंसिटी सिग्मा इसकी होगी वही सरफेस डेंसिटी इसकी होगी। ठीक है, तो पूरे डिस्क के बदले में एक छोटा सा पार्टिकल हम लोग इसके सेंटर पर रख दे सकते हैं। सेंटर मान लेते हैं पॉइंट ए पर है, और यहाँ पर हम रखेंगे मास ऑफ डिस्क। ठीक है, उसी तरह से स्क्वायर प्लेट के बदले में एक छोटा सा पार्टिकल इसके सेंटर यानी कि पॉइंट बी पर रख सकते हैं। इस स्क्वायर प्लेट का मास है ms, तो इस ms मास का पार्टिकल इस पॉइंट बी पर रखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक छोटे छोटे पार्टिकल्स मान लिया हमने, तो अब ये जो है 2 पार्टिकल्स का सिस्टम बन गया। तो 2 पार्टिकल सिस्टम वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। पॉइंट ए पर एक मास रखा है md डिस्क के बदले में, और पॉइंट बी पर एक मास रखा है पॉइंट मास ms इस स्क्वायर प्लेट के बदले में। दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो देखेंगे कि कुल मिलाकर के आएगा 2a, है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है यह है 2a। ठीक, अब मान लेते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है वो इस डिस्क के सेंटर यानी पॉइंट ए से x डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेट का जो सेंटर है वहाँ से 2a माइनस x डिस्टेंस पर पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जो फॉर्मूला है 2 पार्टिकल सिस्टम का m1r1 = m2r2 उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर m1 के जगह पर md रखेंगे, r1 के जगह पर x, m2 के जगह पर रखेंगे ms और r2 के जगह पर रखेंगे 2a माइनस x। अब अगर इनका मास निकालना है तो सरफेस डेंसिटी चूंकि दिया हुआ है, मान लिया हमने सिग्मा है,
तो सरफेस डेंसिटी में इनका एरिया से मल्टीप्लाई करने पर मास आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिस्क का मास निकालना होगा। तो लिखेंगे सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर, ये डिस्क का मास हो गया। जबकि स्क्वायर प्लेट का मास निकालना होगा तो सरफेस डेंसिटी सिग्मा इंटू साइड 2a का स्क्वायर, ये हो गया एरिया स्क्वायर प्लेट का और ये है सरफेस डेंसिटी। तो सरफेस डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करने से मास आ जाएगा इंटू 2a माइनस एक्स। तो देखेंगे सिग्मा और ए स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। ठीक है, तो इधर बचेगा पाई इंटू एक्स और उधर बचेगा 4 इंटू 2a माइनस एक्स। ठीक है, तो पाई इंटू एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 8a, यानी x का जो वैल्यू होगा वो आएगा 8a बाई पाई प्लस 4। तो ये जो x आया, ये आया है सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, कहाँ से, पॉइंट A से, ये है x। यही हमें फाइंड करना था कि जो सेंटर है डिस्क का, यहाँ से सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कितना डिस्टेंस पर होगा। ठीक है।